स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियर्स ब्रो। और हमारे द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज के डेट में राजस्व भूमि सुधार विभाग विभाग द्वारा 130 नंबर पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों के मानदेय भुगतान यानी कि आपके सैलरी से रिलेटेड सभी दिशा निर्देश उसमें अवगत कराया गया है। तो बात करेंगे पूरी डिटेल्स में कि आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलने वाला है, लैपटॉप और जो मोबाइल विभाग द्वारा परचेज करवाया गया था उसका सैलरी, उसका पेमेंट कब किया जाएगा, ठीक है, पीएफ कितना कटने वाला है। तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और इस वीडियो के बीच में ही हम समझाने वाले हैं, ठीक है, कि जो पीडीएफ जारी किया गया है उस पीडीएफ को कैसे समझना है, ठीक है, और किस तरह से अपना जो सैलरी है कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि वो जो पीडीएफ जारी किया गया है, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसमें विषय दिया गया है नवनियोजित संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु तो आवश्यक दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, मानदेय भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है और ये देख सकते हैं कल के डेट में 4 फरवरी 2021 के डेट में यह जारी किया गया है। जी हाँ, तो चलिए बताते हैं और विस्तार में, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि समीक्षोपरांत संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान एवं अंश से संबंधित की गई परीक्षा यानी पूछताछ जो किया गया था उसका समाधान से संबंधित विवरणी निम्न है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक पीडीएफ अटैच किया गया है। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखेंगे क्रम संख्या 1 में क्या पूछा गया था, तो नवनियोजित कर्मियों के ईपीएफ की कटौती की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन यही था कि ईपीएफ का कटौती कितना किया जाएगा, इसके समाधान क्या थे। इस संबंध में अपने निकटस्थ ईपीएफ कार्यालय से संपर्क कर परीक्षा समस्या समाधान किया जा सकता है, ऐसा सलाह दिया गया, समाधान दिया गया। उसके साथ क्या लिखा गया, सुलभता हेतु इस पत्र के साथ ईपीएफ कटौती से संबंधित सूची संकलन की जा रही है। अनुसूची 1 उक्त के अनुसार कटौती की जा सकती है। एम्प्लॉय एवं एम्प्लॉयर से संबंधित राशि की कटौती संबंधित कर्मियों के लिए निर्धारित किए गए मानदेय परिश्रमिकी से ही किया जाना है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में जो अनुसूची 1 इसमें जो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, उससे संबंधित लिस्ट इसमें जारी किया गया है। अब उस लिस्ट को आप समझने के लिए आपको बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है। जो भी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर फ्यूचर में ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने के लिए देखिए यहाँ पे देख सकते हैं और देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एम्प्लॉय पीएफ, ठीक है, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये ईपीएस क्या है, ईडली कंट्रीब्यूशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज क्या है। तो इस सारे डिटेल्स में हम आपको अपने शब्दों में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले मैं अपना पीडीएफ आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ ये सारा टॉपिक, ठीक है। एम्प्लॉय पीएफ क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इडली कंट्रीब्यूशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज क्या है, ये सारा चीज़। उसके बाद आप नीचे में आएंगे तो इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल को लेकर समझाया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और शामिल किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। ये चीज़ के बारे में तो मैंने बता दिया। इफेक्टिव सीटीसी क्या होता है, देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि एग्जाम्पल फॉर पीएफ वेज, ठीक है। वेज का मतलब होता है आपका सैलरी, वेतन। 10,000 हो तो उसमें से आपका कटौती कितना होगा, किस प्रकार होगा। तो 10,000 सैलरी दे रहा है और 11,300 यहाँ पे ईपीएफ जो है सीटीसी हो, इफेक्टिव सीटीसी होगा। ये कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर इसके नीचे में इफेक्टिव परसेंट 25% क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। तो बोर नहीं होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नॉलेजेबल वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रॉस सैलरी क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रॉस सैलरी क्या होता है। तो जो परमानेंट जॉब करते हैं उनको बहुत विभिन्न तरीके के अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे कि हाउस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, विभिन्न तरीके के दिए जाते हैं। तो ग्रॉस सैलरी होता क्या है कि ग्रॉस सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी प्लस ऑल अलाउंस, ठीक है। तो ऑल अलाउंस आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है, जो परमानेंट है उनको दिया जाता है। तो बेसिक सैलरी प्लस ऑल अलाउंस इक्वल टू होता है ग्रॉस सैलरी। इसके बारे में सबसे पहले जान लें।
अगर आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर ले कि ई क्या होता है, ठीक है। हमने जो पीडीएफ जारी किया गया विभाग द्वारा उसमें ई देखें, ई पीएफ। तो ई का मतलब होता है इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। इम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी। मतलब मान लेते हैं आप स्पेशल सर्वे अमीन हैं, तो आपके वेतन से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, ईपीएफ कटौती में। और साथ में जो इम्प्लॉयर है, मतलब जो आपको काम दिया है, उसके तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ईआर का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग होता है काम देने वाला, ठीक है। तो क्या होता है कि हमेशा ई जो होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके जो सैलरी होंगे, सैलरी से जो पीएफ के लिए कटेंगे, प्रोविडेंट फंड के लिए जो कटेंगे, वो ज़्यादा होता है, मोर देन ईआर, ठीक है। यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा होता है। एक्चुअली ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ईपीएस पेंशन फंड होता है, दूसरा प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर लगभग लगभग आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के आसपास ही पहुंच जाता है। उसके बाद एक देखें इडली कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये एक इंश्योरेंस कवर है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। इसमें जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एम्प्लॉय को, कर्मचारी को लाभ पहुंचाने के लिए होता है, ये इंश्योरेंस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पैसा जमा करता है ये एम्प्लॉयर ही करता है, ठीक है, एम्प्लॉयर के खाते से होता है। उसके बाद सीटीसी देख लेते हैं। एक अंत में था इफेक्टिव सीटीसी, ठीक है। तो इफेक्टिव सीटीसी के बारे में जान लेंगे। इफेक्टिव सीटीसी के शॉर्ट में जानेंगे तो ग्रॉस सैलरी प्लस बेनिफिट्स। ग्रॉस सैलरी इक्वल टू होता है, क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस ऑल अलाउंस होता है, ठीक है। आप प्लस बेनिफिट्स, जैसे बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है जो स्पेशल सर्वे अमीन है, या फिर बंदोबस्त पदाधिकारी है, या फिर आपको कानूनगो है, सभी को क्या लैपटॉप लेने को कहा गया था, मोबाइल लेने को कहा गया था, इंटरनेट का सुविधा दिए जाने को कहा गया था। तो वो जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला, उसका जो पैसा मिलने वाला, वो इसी के अंतर्गत में आएगा, बेनिफिट्स के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। तो ये सीटीसी हो गया, ग्रॉस सैलरी प्लस बेनिफिट्स। तो इस अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो अब मैं आपको जो है, जो पीडीएफ जारी किया गया है विभाग द्वारा, उस पे वो पीडीएफ को ओपन करते हैं और उसको समझाते हैं आपको, ठीक है, कि आपका सैलरी क्या होने वाला है, विथ एग्जांपल समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो ये पीडीएफ विभाग द्वारा जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में विशेष तौर से जान लेते हैं। राजस्व व भूमि सुधार विभाग, ठीक है, ऐसा है ये। तो इसमें जान लेंगे सभी जितने शहरों में जो विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है उनको मेंशन किया गया है। साथ में विषय में मेंशन किया गया है कि नव नियोजित संविदा कर्मियों, जैसे हो गए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, स्पेशल सर्वे अमीन हो गए, कानूनगो हो गए, क्लिपे हो गए, सभी के मानदेय भुगतान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जो जारी किया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है उपयुक्त, इसके बारे में उपयुक्त के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नवसृजित संविदा पद यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन की भी चर्चा किया गया, प्लेन अमीन की, विशेष सर्वेक्षण लिपिक नियोजित करते हुए राज्य के 20 बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापन किया गया है। पदस्थापन के पश्चात कई बंदोबस्त कार्यालयों से मानदेय भुगतान के संबंध में विभिन्न प्रकार की पूछताछ की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा पूछताछ किया गया था, ठीक है। तो एवं दूरभाष द्वारा लगातार की जा रही है, उसके आलोक में निदेशालय स्तर पर इसकी गहन समीक्षा की गई। इसके बाद मानदेय भुगतान से संबंधित अन्य से संबंधित की गई परीक्षा का उसका समाधान निकाला गया, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन किया गया, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में देख सकते हैं, नव नियोजित कर्मियों के ईपीएफ की कटौती की राशि। तो आपको वो अनुसूची जो है इसमें के साथ संलग्न किया गया उसको समझना पड़ेगा। जैसा कि अगर मैंने आपको अभी समझाया, जो पीडीएफ अपना पीडीएफ ओपन करके अगर वो समझ गए हैं तो ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद कटौती की गणना किस प्रकार की जानी है, ठीक है। तो किस प्रकार आपका जो पैसा कटेगा अपने आपकी सैलरी से, उसके बारे में। उसके बाद जान लेंगे विशेष सर्वेक्षण लिपिक का ईपीएफ की कटौती किया जाना है या नहीं, तो इसके बारे में आप जान लीजिए यहीं पे। विशेष सर्वेक्षण लिपिक का ईपीएफ की कटौती किया जाना है, इस संबंध में भी उपरोक्त कंडिका के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लिपिक जो है उनका भी ईपीएफ का कटौती होगा। उसके बाद जो है
विज्ञापन में अंकित मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजित की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2020 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए भी पूछा गया, तो इसमें मेंशन किया गया कि नवनियोजित कर्मियों को निर्गत योगदान से संबंधित पत्र का अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, उक्त पत्र में नियोजन की अवधि योगदान की तिथि से 11 माह अंकित है, उक्त के आलोक में कार्रवाई की जाए, यानी आगे बढ़ाया जाएगा आपके योगदान का समय। उसके बाद त्याग पत्र देने वाले कर्मियों को ईपीएफ खाता खोलना है या नहीं खोलना है। ठीक है, देख लीजिए, जो भी त्याग पत्र दिए हैं उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपका जो काम है, ठीक है ना, वो देखिए, यदि त्याग पत्र देने के पूर्व किए गए कार्य के विरुद्ध मानदेय है, मतलब आपका जो कार्य किया हुआ है अगर वो मानदेय होगा, ठीक है, उस पर आपको जो है विभाग द्वारा उस पर समीक्षा किया जाएगा, उसके बाद ही उसका जो है क्लियर किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ईपीएफ खाता खोलकर कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि जो त्याग पत्र दिए उनको भी सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, निर्धारित मानदेय एवं अंशदान पूर्णांक में किया जाना है या नहीं, तो इसको पूर्ण रुपया में दिया जाना है, मतलब कि अठन्नी चमन्नी ऐसे करके नहीं देना। देय अवकाश के संबंध में भी मार्गदर्शन, तो इसके बारे में अगर आपको जो संबंध अवकाश लेना, छुट्टी लेना, उसके संबंध में क्या है, देय अवकाश के संबंध में प्रशासकीय विभाग मार्गदर्शन प्राप्त होते ही तो इसके बारे में आगे आपको जो है बताया जाएगा। उसके बाद जो है, प्रति कर्मी 12 माह तक के लिए प्रति माह 4,000 रुपये की दर से मोबाइल, लैपटॉप एवं इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति किस प्रकार की जाए, तो इसके बारे में पूछा गया। तो इस संबंध में निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटन संख्या 77 दिनांक इतना कंडिका 12 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद लिखा हुआ है अंत में क्या है निष्कर्ष, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त के आलोक में कार्रवाई करते हुए नव नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान की कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है जो भी नव नियोजित कर्मचारी है उनको जो है सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को आपको मैं डिटेल्स में, अगर मैंने अपना जो पीडीएफ समझाया आपको, अगर वो समझ गए हैं तो ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो है लास्ट यूनियन मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया लास्ट मई, जून, जुलाई के लिए। तो पहले जो था ईपीएफ जो पीएफ कटता था वो 12% कटता था, वही अब 10% कटेगा। ठीक है, 10% ही कटेगा। ईपीएफ मतलब क्या है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, मतलब एम्प्लॉय के सैलरी से कटेगा, ये आपका जो सैलरी है उस सैलरी से 10,000 रुपये कटेगा। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, उनके तरफ से आपको जो है 1.67% ही मिलेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, जैसे कि कंट्रीब्यूशन इसमें प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि एम्प्लॉय यानी कर्मचारी के सैलरी से भी कटता है और उतना ही अमाउंट जो है जो काम दिया है मतलब विभाग भी जो है जमा करेगी आपके प्रोविडेंट फंड में। तो इसमें बहुत सारा स्टेप है। एम्प्लॉयर जो काम दिया है उसका जो है, एक पहला है कि इसमें आपको जो है 1.67% मिलेगा, प्रोविडेंट फंड में जमा होगा। फिर उसके बाद जो है ईपीएस कंट्रीब्यूशन है, इसमें 8.33% होगा। इडली जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इसमें 0.50% होगा। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होता है, जो आपका ईपीएफ जो अकाउंट है उसको जो आपको संचालित करता है वो इतना पैसा लेता है, मिनिमम 500 रुपया लेता है, जो कि परसेंटेज 0.50% है। ठीक है, तो ये जो 13% आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 13% जो देख रहे हैं ये पहले का था, लेकिन फिलहाल आपको इतना परसेंट जो है विभाग के द्वारा आपके पीएफ फंड में जमा किया जाएगा, यानी लगभग 11% होता है। ये देखिए 1.5% है, 8.5% हो गया, तो हो गया आपका 9-10% और 1%, 11%, लगभग 11% जो है डिपार्टमेंट के द्वारा आपके प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाएगा और 10% जो है आपके अकाउंट से सैलरी से काटा जाएगा। तो आपका अगर सैलरी, अगर आप डबल ऐसे है यानी स्पेशल सर्विस अमीन है, तो आपका जो सैलरी होगा 27,000 है, तो इसका 10% जो है आपके अकाउंट से काटा जाएगा, आपके सैलरी से काटा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा 2700 काट के आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2700 काटने के बाद क्या हो जाएगा 24,300, डबल ए से का होगा 24,300। अब प्लस इसमें जो आपको 4,000 लैपटॉप मोबाइल के लिए बोला गया है, तो आपको 4,000
दिया जाएगा लैपटॉप मोबाइल के लिए। इसमें से कोई कटौती नहीं होगा, तो हो गया आपका 24,300। तो इन हैंड जो सैलरी मिलेंगे आपको, आपको 28,300 रुपया सैलरी मिलेगा। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वेजेज का मतलब जो होता है कि वो सैलरी होता है। वेजेज का मतलब जो होता है वो होता है सैलरी यानी वेतन। ठीक है, तो ईपीएफ जो है, देखिए लास्ट इतना मान लेते हैं कि 10,000 अगर आपका सैलरी है, तो आपका जो है 10% जो है आपके अकाउंट से सैलरी से काटा जाएगा, यानी 1,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद जो है एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का मतलब जो हो गया, जो जो काम दिया है आपको जो विभाग, उसके तरफ से हो जाएगा 167 रुपया। ठीक है, जो कि ऊपर परसेंटेज आपको बताया 1.67%। ठीक है, उसके बाद हो गया ईपीएस में 8.33% था, 833 रुपया। अगर आपका 10,000 सैलरी है तो उसके बाद इडली में मतलब इंश्योरेंस के लिए 50 रुपया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ये जो है ना, ईपीएफ खाता संचालन करने के लिए लगता है 50%। ठीक है, तो ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, इतना अमाउंट जो है आपके डिपार्टमेंट द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में ऐड किया जाएगा, और ये जो देख रहे हैं ये आपके सैलरी से काट के आपके पीएफ अकाउंट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर आपका सैलरी 10,000 रुपया है तो, ठीक है ना, तो ये जो देख रहे हैं सीटीसी, इसमें आपका सैलरी 10,000 प्लस जो आपको एम्प्लॉयर यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है टोटल, उसको ऐड करके सीटीसी, मतलब आपका आपका ग्रॉस सैलरी प्लस आपका बेनिफिट्स। ठीक है, और ये जो 21% है, 21% टोटल जो है आपका प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है। 11% हो गया आपका विभाग के द्वारा। ठीक है, और वहीं यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो बताए थे 11%, 11% जो हो गया आपका विभाग के द्वारा हो गया, 10% आपके अकाउंट से हो गया। 10% तो 21% हो गया ना, यानी आपके प्रोविडेंट फंड में 21% जमा होगा। मान लेते हैं कि आपका 27,000 सैलरी है, तो 27,000 सैलरी का हो जाएगा आपको 27,000 यानी 3,400 रुपया जो है आपके प्रोविडेंट फंड में हर महीने जमा होंगे, 3,400। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा आपका प्रोविडेंट फंड, और इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगा जो डबल एसी के हैं उनको 28,300 मिलने वाला है। ठीक है, 28,300 डबल एसी का होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? इतने आसान शब्दों में मैंने आपको ये इस पीडीएफ को समझाया। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगे कि इसमें बहुत मेहनत लगा है, बहुत अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये इतना ईजिली समझा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में ज़रूर फैलाइए। ठीक है, आगे का जो भी तमाम होगा, ठीक है, ये जो पीडीएफ जारी किया गया था, ये चक जो बंदोबस्त जो कार्यालय है उसके लिए जारी किया गया था। इस माध्यम से मैं जो भी निर्वाचित कर्मचारी है उनका भी जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।